नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से आज जो आपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की या सीरीज़ रहने वाली है वो रहेगी सीरीज़ नंबर 13। और दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले आपको यहाँ पे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ से प्राप्त होता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी में अपन लेकर आए हैं 105 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें ज़्यादातर प्रश्न आपको यहाँ से सीधे सीधे पूछे जाते हैं और 2022 थर्ड ग्रेड में भी यहाँ से पूछे गए हैं वो। और कुछ यहाँ पे करंट अफेयर्स 2022 से रिलेटेड प्रश्न भी अपन ने इसमें शामिल किए हैं जो इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो इसी के आधार पर अपन यहाँ पे आज की प्रश्नोत्तरी को यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं 105 क्वेश्चन। तो कितने प्रश्नों का आप सही जवाब दे पाते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे क्लास को शुरू करने से पहले आप क्लास को जरूर शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एक बार दोस्तों, यहाँ पे आपका शेयर और लाइक करना ज़रूरी होता है, तो ये आप जरूर करते रहिए। चलिए दोस्तों, बिना टाइम खराब किए आज की प्रश्नोत्तरी में महामैराथन के आधार पर 105 प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है। तो पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, विश्व की प्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी थी। दोस्तों, यहाँ पे विश्व की प्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता है वो कौन सी थी, ये अपने को यहाँ पे बताना है। ज़्यादा टाइम अपन यहाँ पे नहीं लेंगे दोस्तों, तो आप तुरंत जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, विश्व की प्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता वो FA कप के नाम से जानी जाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे FA कप, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 रहेगा यहाँ पे, जिम्नास्टिक में वोल्टिंग टेबल की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों, यहाँ पे जिम्नास्टिक से संबंधित प्रश्न है, उसमें जो वोल्टिंग टेबल होता है उसकी लंबाई है वो कितनी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। वोल्टिंग टेबल ये महिलाओं से संबंधित इक्विपमेंट्स उपकरण है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो वोल्टिंग टेबल की ऊंचाई कितनी होती है ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 2 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वोल्टिंग टेबल की जो ऊंचाई होती है वो 120 सेंटीमीटर होती है। यानी सेंटीमीटर में पूछे तो वो 120 सेंटीमीटर, और अगर मीटर की बात की जाती है दोस्तों यहाँ पे तो वो 1.20 मीटर भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 100 सेंटीमीटर में अपने को 1 मीटर हो जाता है। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 3। क्लास को शेयर और लाइक जरूर करते रहे दोस्तों, शेयर करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों यहाँ पे, जिम्नास्टिक में पुरुषों के लिए रिंग्स की ऊंचाई कितनी होती है। दोस्तों, यहाँ पे जिम्नास्टिक के अंदर जो पुरुषों के लिए जो रिंग होती है उस रिंग की ऊंचाई कितनी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। जिम्नास्टिक में जो पुरुषों के लिए जो रिंग होती है, इस रिंग की ज़मीन से ऊंचाई पूछी गई है कि इसकी ऊंचाई यहाँ से कितनी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, रिंग्स की जो ऊंचाई होती है पुरुषों के अंदर वो रहने वाली है। प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर 280 यानी 280 सेंटीमीटर रहेगी दोस्तों। ये ज़मीन से इसकी ऊंचाई होती है 280 सेंटीमीटर, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। जो कि ज़मीन से रिंग की ऊंचाई होती है, यहाँ से खिलाड़ी इसको खड़ा होके सीधा इसको पकड़ता है और फिर इसके आधार पर वो अपना इसका जो गेम्स होते हैं उसको, अपनी एक्सरसाइज होती है वो दिखाता है। तो ये सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, जिम्नास्टिक में जो पुरुषों की रिंग्स की ऊंचाई होगी वो 280 सेंटीमीटर रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 4 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, पेशिव प्ले का संबंध किस खेल से है। दोस्तों, यहाँ पे पेशिव प्ले का संबंध है वो किस खेल से है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे 2 प्रकार के प्लेयर होते हैं, एक एक्टिव प्लेयर और एक पेशिव प्लेयर होता है। तो यहाँ पे पेशिव प्लेयर का संबंध पूछा गया है, कौन से गेम से संबंधित रहेगा। तो प्रश्न नंबर 4 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो रहने वाला है हैंडबॉल से पेशिव प्लेयर का संबंध होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 और आज की प्रश्नोत्तरी में 105 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। ज़्यादातर प्रश्न यहाँ पे सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसको नोट करते हुए अपने को चलना है। प्रश्न नंबर 5, हैंडबॉल खेल का प्रारंभ किस से होता है। दोस्तों, यहाँ पे हैंडबॉल खेल है, इसका प्रारंभ है वो ग्राउंड्स में किससे होता है, ये अपने को यहाँ पे पूछा गया है। तो थ्रो इन, फ्री थ्रो, जंप बॉल या थ्रो ऑफ।
प्रश्न नंबर 5 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे थ्रो ऑफ के द्वारा, यहाँ पे ध्यान रखना है, थ्रो ऑफ के द्वारा हैंडबॉल खेल का स्टार्टिंग होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, थ्रो ऑफ के द्वारा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर रहने वाला है 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 रहेगा यहाँ पे हॉकी खेल का संचालन किस सतह पर किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे हॉकी खेल है, इसका संचालन कौन सी सतह या सरफेस पर किया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सी सरफेस होगी, सतह होगी जिसके ऊपर इसका आयोजन किया जाता है। सीमेंट, सिंथेटिक, टेराफ्लेक्स या फिर एस्ट्रोटर्फ। प्रश्न नंबर 6 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ सरफेस पर यहाँ पे किसका आयोजन किया जाता है, तो हॉकी का। और जो सिंथेटिक होता है वो ट्रैक का आयोजन होता है, सिंथेटिक ये ट्रैक रहता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। टेराफ्लेक्स ये कबड्डी और जैसे खो खो खेलों में टेराफ्लेक्स का उपयोग किया जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, जूडो में सिद्धो तीसरी बार मिलने पर कौन सा स्कोर मिलता है। दोस्तों यहाँ पे जूडो खेल है जो जापान में स्टार्ट किया गया था डॉक्टर जिगारो कानो के द्वारा। प्रश्न 2022 थर्ड ग्रेड में पूछा गया था कि जूडो खेल का जनक कौन है, डॉक्टर जिगारो कानो है, डॉक्टर जिगारो कानो, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, जो जापान में स्टार्ट किया गया था। तो जूडो खेल में अगर तीसरी बार अपने को सिद्धो मिल जाए तो कौन सा स्कोर अपने को यहाँ पे मिलता है, ये पूछा गया है। इपोन, माते, हंसू कुमाके या फिर हाजमे। चलो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हंसू कुमाके, ये 3 बार अगर सिद्धो मिलता है जूडो में तो इसका जो स्कोर बन के हो जाता है वो हंसू कुमाके रहेगा दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, खो खो खेल में कितनी क्रॉस लाइन होती है। दोस्तों यहाँ पे खो खो खेल होता है, इसमें कितनी क्रॉस लाइन होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है, कितनी क्रॉस लाइन होती है। दोस्तों खो खो गेम्स होता है, ये ग्राउंड मान लो उसका खो खो का होता है, तो इसके अंदर कितनी क्रॉस लाइनें होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। कितनी क्रॉस लाइनें होती है जिसके आधार पर खो खो का आयोजन किया जाता है ग्राउंड्स के अंदर। ये मान लो कोई खो खो ग्राउंड है दोस्तों, ये पोल होते हैं, मान लो इसके अंदर ये पोल की पोजीशन होती है दोनों तरफ, ये खो खो ग्राउंड होता है। तो ये जो क्रॉस लाइन हो गई क्रॉस, ये कितनी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे 8 लाइन होती है, यानी क्रॉस लाइन कितनी होती है 8, और खेलते खिलाड़ी कितने हैं 9, क्योंकि 8 खिलाड़ी नीचे बैठते हैं, एक खिलाड़ी यहाँ पे रनर, वो एक्टिव रनर होता है, चेजर होता है, सॉरी एक्टिव चेजर होता है जो खिलाड़ी के भागता रहता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, एकलव्य पुरस्कार का संबंध किस खेल से है। दोस्तों यहाँ पे एकलव्य पुरस्कार है, इसका संबंध किस खेल में है, एकलव्य पुरस्कार कौन से खेल में यहाँ पे दिया जाता है। प्रश्न नंबर 9 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एकलव्य जो पुरस्कार है वो खो खो खेल में दिया जाता है। और इसी के साथ में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार है, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार है वो भी खो खो में दिया जाता है, ये बालिकाओं से संबंधित है, और एकलव्य ये बालकों से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहे दोस्तों। यहाँ पे आज की प्रश्नोत्तरी में आपको महामैराथन का स्कोर यहाँ पे लेके आए हैं कि महामैराथन क्लास आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी सैटरडे के लिए। प्रश्न नंबर 10 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कौन सा ग्रैंड स्लैम शीर्षक रोनाल्डो गैरोन शीर्षक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कौन सा ग्रैंड स्लैम है दोस्तों जो शीर्षक रोनाल्डो गैरोन शीर्षक के नाम से जाना जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ग्रैंड स्लैम होता है वो टेनिस से संबंधित प्रतियोगिता होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। ग्रैंड स्लैम टेनिस की प्रतियोगिता है, लेकिन इसमें जो ग्रैंड स्लैम कौन सा है जो रोनाल्डो गैरोन शीर्षक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 10 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे फ्रेंच ओपन होता है, वो रोनाल्डो गैरोन्स के नाम से जाना जाता है जो मई के अंदर आयोजित होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बता दूं जो वर्तमान 2023 के अंदर जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है पुरुष के लिए वो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीत लिया गया है, सर्बिया का खिलाड़ी है। तो 2023 का करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जनवरी में होता है उसका आयोजन हो चुका है जिसका विजेता नोवाक जोकोविच है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों,
प्रश्न नंबर 11 रहेगा दोस्तों यहाँ पे एस शब्द किस खेल से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे एस शब्द है वो किस खेल से संबंधित है ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों शारीरिक शिक्षक भर्ती 2018 में पूछा गया प्रश्न है, 2016 2013 की वैकेंसी में भी पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन है बार बार, तो एस शब्द इंपॉर्टेंट है। तो कौन से खेल से संबंधित रहेगा, प्रश्न नंबर 11 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे टेनिस से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, किस ग्रैंड स्लैम को हैप्पी स्लैम के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे कौन सा ग्रैंड स्लैम है जिसे अपन हैप्पी स्लैम के नाम से भी उसे जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि कौन सा ग्रैंड स्लैम है जो हैप्पी स्लैम के नाम से जानते हैं। जैसे अभी इससे पहले वाले में अपन ने देखा था रोनाल्ड गैरोस, जिसे अपन फ्रेंच ओपन को रोनाल्ड गैरोस शीर्षक के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हैप्पी स्लैम को किस नाम से जानते हैं, प्रश्न नंबर 12 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन है उसे अपन यहाँ पे हैप्पी स्लैम के नाम से जानते हैं। और 2023 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है दोस्तों जो जनवरी माह में होता है उसे नोवाक जोकोविक जीत लिया है, ये भी अपने को यहाँ पे करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, स्विमिंग पूल में कितनी लेन होती है। दोस्तों यहाँ पे जो स्विमिंग पूल होता है उसमें कितनी लेन होती है ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों ये लेन शब्द होता है अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, लाइन शब्द नहीं है। लाइन होती है वो एक सिंगल होती है और लेन होती है वो दो लाइनों के बीच में जो गलियारा होता है उसे अपन लेन के नाम से जानते हैं। यानी ये तो दोनों लाइनें हो गई और इनके बीच में जो ये जगह बच रही है इसे अपन लेन के नाम से जानते हैं। तो स्विमिंग पूल में कितनी लेन होती है, प्रश्न नंबर 13 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 10 लेन होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 10 लेन स्विमिंग पूल में होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों, एक स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल में लेन की चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल जिस प्रकार स्टैंडर्ड ट्रैक होता है उसी में स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल के अंदर कितनी लेन की चौड़ाई कितनी होती है ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे इसी प्रश्न को मैं आपको ट्रैक से रिलेटेड करके बता देता हूँ, एथलेटिक ट्रैक। तो स्विमिंग पूल और ट्रैक के बारे में, जैसे स्टैंडर्ड ट्रैक होता है उसमें 8 लेन होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ में ही उस लेन की आदर्श चौड़ाई कितनी होती है तो 1.22 मीटर होती है। लेकिन यहाँ पे स्विमिंग पूल के बारे में पूछा गया है कि उसकी आदर्श चौड़ाई कितनी होती है, तो प्रश्न नंबर 14 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2.50 मीटर यानी 2.5 मीटर ये स्विमिंग पूल के अंदर लेन की चौड़ाई होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 रहेगा शब्द टाई ब्रेक गेम किससे संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द दिया गया है टाई ब्रेक गेम, ये किससे संबंधित है ये अपने को यहाँ पे बताना है। स्विमिंग, शतरंज, बैडमिंटन या फिर टेनिस, कौन से गेम में शब्द टाई ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है, प्रश्न नंबर 15 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टेनिस के अंदर यहाँ पे शब्द टाई ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहे दोस्तों, आपको कहने की ज़रूरत ना पड़े, लाइक और शेयर का आंकड़ा आज आपको 50+ आपको यहाँ पे लेके जाना है। प्रश्न नंबर 16 रहेगा दोस्तों यहाँ पे ड्यूस और एडवांटेज शब्द किस खेल से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे 2 शब्द है, एक ड्यूस दूसरा एडवांटेज, तो ये किस खेल से संबंधित है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल या टेनिस, कौन सा खेल है जिसमें ड्यूस और एडवांटेज शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे टेनिस से संबंधित खेल में ये ड्यूस और एडवांटेज शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो खेलो इंडिया यूथ गेम, ध्यान रखना है खेलो इंडिया यूथ गेम है दोस्तों 2022 जो कि 2023 में चल रहे हैं। तो आज ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ है दोस्तों अभी कि राजस्थान की जो बास्केटबॉल टीम है, राजस्थान की बास्केटबॉल टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेटेस्ट न्यूज़ है अभी कि राजस्थान टीम ने बास्केटबॉल के अंदर गोल्ड मेडल जीत लिया है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर जो अभी मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। तो अभी लेटेस्ट न्यूज़ है कि बास्केटबॉल टीम ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो सभी
को आपको भी और सभी को खिलाड़ियों को भी इसी के साथ धन्यवाद दिया जाता है कि राजस्थान की टीम ने एक और यहाँ पे मेडल टेली में गोल्ड मेडल को शामिल किया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, सीरीज का प्रश्न नंबर 17 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। प्रश्न नंबर 17, व्यक्तिगत मेडले स्पर्धा में कौन सी शैली से प्रारंभ किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे व्यक्तिगत मेडले स्पर्धा है, उसमें कौन सी शैली से प्रारंभ किया जाता है, यानी स्विमिंग के अंदर की ये बातें की जा रही है दोस्तों। स्विमिंग के अंदर व्यक्तिगत मेडले, टीम मेडले, रिले मेडले ये होती है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। तो व्यक्तिगत मेडले में स्पर्धा कौन सी शैली से, कौन सी टेक्निक से स्टार्ट की जाती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे बटरफ्लाई तकनीक से यहाँ पे व्यक्तिगत मेडले को स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, स्पेयर हेड शब्द किस खेल से संबंधित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, स्पेयर हेड शब्द है वो किस खेल से यहाँ पे संबंधित रहने वाला है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। स्पेयर हेड शब्द किस खेल से संबंधित रहने वाला है। प्रश्न नंबर 18 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे तैराकी से संबंधित स्पेयर हेड शब्द का इस्तेमाल या टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों, लेट शब्द किस खेल से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द दिया गया है लेट, ये किस खेल से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो बैडमिंटन, गोल्फ, टेनिस या फिर टेबल टेनिस, कौन से गेम से संबंधित लेट शब्द रहने वाला है। चलो दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 19 सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ टेबल टेनिस यानी टीटी से संबंधित होता है वो लेट शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। टीटी यानी टेबल टेनिस से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन है अपने पास, तो जल्दी से आप टाइप करते रहिए आंसर को अभी कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 20 देखें दोस्तों, यहाँ पे टेबल टेनिस में एक सेट कितने अंकों का होता है। दोस्तों यहाँ पे टीटी के अंदर जो है वो एक सेट है वो कितने अंकों का होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे एक सेट है वो 11 अंकों का होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन एक सेट के अंदर वो भी अलग अलग पॉइंट यहाँ पे डिसाइड होते हैं, जैसे 15, 30, 45 इस प्रकार इनको मिला के फिर एक सेट बनता है। तो एक सेट होता है वो दोस्तों 11 अंकों का होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21। क्लास आपको पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करते रहे दोस्तों। प्रश्न नंबर 21, एक्सपेडाइट और बैलून रिटर्न किस से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे दो शब्द दिए गए हैं, एक एक्सपेडाइट और एक बैलून रिटर्न, ये किस खेल से संबंधित है, ये भी अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 21 और इसका सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे एक्सपेडाइट और बैलून रिटर्न है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर रहेगा दोस्तों टेबल टेनिस यानी टीटी से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दोनों ही शब्द एक्सपेडाइट और बैलून रिटर्न टेबल टेनिस से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों, वॉलीबॉल में स्मैशिंग को किसके नाम से जाना जाता है। दोस्तों वॉलीबॉल खेल में जो स्मैश करते हैं, शूटिंग करते हैं, उसको मारते हैं बॉल को, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। वॉलीबॉल में स्मैशिंग को किसके नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 22 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है स्पाइकिंग, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। स्पाइकिंग के नाम से जानते हैं, स्मैशिंग करना यानी स्पाइकिंग करना होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, लगभग सेकंड ग्रेड 2023 जो अप्रैल में 30 अप्रैल को यहाँ पे एग्जाम डेट फिक्स है, तो आप लगभग क्लासों को अगर अटेंड करते हो तो आपको सेकंड पेपर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो थ्योरी और एमसीक्यूज कंटिन्यू आप लेते रहिए। प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, यहाँ पे वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों का रोटेशन किस प्रकार का होता है। दोस्तों यहाँ पे वॉलीबॉल खेल है उसमें खिलाड़ियों का रोटेशन है वो किस प्रकार का होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे खिलाड़ियों का जो रोटेशन होने वाला है वॉलीबॉल खेल में वो कैसा होता है। प्रश्न नंबर 23 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा यहाँ पे क्लॉक वाइज इसका रोटेशन होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन जो खिलाड़ी होते हैं दोस्तों वो एंटी क्लॉक वाइज खड़े होते हैं। एंटी क्लॉक वाइज वो क्या होते हैं, खड़े होते हैं शुरू में, लेकिन उनका रोटेशन है वो क्लॉक वाइज होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24।
प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, वॉलीबॉल खेल में नेट से ऊपर एंटीना की ऊंचाई कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे वॉलीबॉल खेल है, उसमें जो नेट से ऊपर जो एंटीना लगा होता है उस एंटीने की ऊंचाई कितनी होती है। प्रश्न नंबर ये आपको बताना है दोस्तों। और 2022 ग्रेड थर्ड के अंदर नेट की हाइट पूछी गई थी महिलाओं के लिए, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो नेट की हाइट भी ज़मीन से पुरुष और महिला के लिए अलग अलग होती है। महिलाओं के लिए 2.24 मीटर और पुरुषों के लिए 2.43 मीटर ये नेट की हाइट होती है। लेकिन यहाँ पे एंटीने की टोटल ऊंचाई कितनी होती है, तो 1.80 यानी 180 सेंटीमीटर होती है। लेकिन वो नेट से ऊपर पूछा गया है, यानी नेट से ऊपर कितना रहता है दोनों तरफ में, तो वो 80 सेंटीमीटर रहता है। प्रश्न नंबर 24 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 80 सेंटीमीटर ये नेट से ऊपर रहता है और 1 मीटर नेट के अंदर होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, शब्द डबल नेल्सन रेपचेंज ग्रांड एप्लीट्यूड ये किस खेल से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे डबल नेल्सन, रेपचेंज, ग्रांड एप्लीट्यूड ये किस खेल से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे बताने हैं। 13 की कुश्ती, शतरंज या फिर शूटिंग। प्रश्न नंबर 25 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं वो कुश्ती से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी जो भी शब्द दिए गए हैं ये कुश्ती से संबंधित रहने वाले हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26 देखे दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 26 रहेगा, कुश्ती मेट पर सेंटर सर्किल का व्यास कितना होता है। जो कुश्ती मेट होता है दोस्तों उसमें जो सेंटर सर्किल होता है बीच के अंदर उसका व्यास कितना होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। जो ये कुश्ती का मेट होता है उसमें जो सेंटर सर्किल होता है बीच का ये वाला, उसका व्यास कितना होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों जो सर्किल होता है उसका व्यास कितना होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर रहने वाला है 26 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा प्रश्न नंबर 26 का 1.20 मीटर, यानी 101.20 मीटर ये इसका व्यास रहता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, कौन सा पॉइंट कुश्ती में खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे कौन सा पॉइंट है जो कुश्ती में खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, नहीं दिया जाता है। यानी कुल मिला के बात ये पूछा गई है कि कुश्ती में कौन कौन से यहाँ पे पॉइंट शामिल किए जाते हैं अंकों के आधार पर। तो प्रश्न नंबर 27 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे कुश्ती के अंदर जो खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है वो पॉइंट नंबर 7 होता है। यानी खिलाड़ी को ये दिया नहीं जाता है, पॉइंट नहीं होता है। 5 नंबर दिए जाते हैं, 5 पॉइंट दिए जाते हैं, 2 पॉइंट दिया जाता है और 1 पॉइंट दिया जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 रहेगा दोस्तों यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है जिसका संबंध हॉकी खेल से था। दोस्तों यहाँ पे एक ही प्रश्न के अंदर एक उत्तर भी है कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है, महिला खिलाड़ी का संबंध किस खेल से, तो वो हॉकी से। पहला प्रश्न का उत्तर तो अपने को इसमें मिल गया। और यहाँ खिलाड़ी कौन है उसका नाम वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरुआत हुई थी। तो इसको जो प्रथम महिला खिलाड़ी है वो कौन है जिसका संबंध हॉकी खेल से है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 28 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है एन लुम्सडेन। ये प्रथम महिला खिलाड़ी है जिसको अर्जुन पुरस्कार मिला था और गेम्स इसका हॉकी था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 रहेगा दोस्तों यहाँ पे अगस्त 2022 में कौन विश्व अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। दोस्तों यहाँ पे 2022 का क्वेश्चन है लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए इसको सेलेक्ट किया गया है कि अगस्त 2022 में अंडर 20 एथलेटिक्स, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। हिमा दास, भावना जाट, रूपल चौधरी या मोनिका प्रजापति। प्रश्न नंबर 29 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रूपल चौधरी है, वो विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 के अंदर 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 30 कुछ यहाँ पे आपको
पुराने प्रश्न भी इसमें सेलेक्ट किए गए दोस्तों। जैसे देश के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, 17वें ग्रैंड मास्टर कौन है। अभी तक जो ग्रैंड मास्टर बने गए हैं वो 76 के बाद में अपने को आगे के ध्यान रखना है। 77 भी है, 78 भी और 79 भी यहाँ पे ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न सेलेक्ट किया है वो 76 का है, तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 30 सही आंसर रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पे प्रणव आनंद वो 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। ग्रैंड मास्टर की उपाधि वो शतरंज खेल में दी जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है। दोस्तों यहाँ पे भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर पूछी गई है, वो कौन है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 31 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर प्रियंका नुटकी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रियंका नुटकी 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, भारतीयम किसके लिए आयोजित होता है। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द है भारतीयम, ये किसके लिए आयोजित होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दंड बैठक, देसी खेल, सामूहिक लयबद्ध क्रिया या मुक्त हस्त व्यायाम। प्रश्न नंबर 32 और प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सामूहिक लयबद्ध क्रियाओं के लिए भारतीयम शब्द का उपयोग या भारतीयम का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखें दोस्तों, यहाँ पे खेलकूद के तदर्थ जांच समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई। दोस्तों यहाँ पे खेलकूद की एक समिति है तदर्थ जांच समिति, इसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई है, अपने को यहाँ पे बताना है। तदर्थ जांच समिति की स्थापना है कब हुई थी, तो वो 1957 एक्ट के अंदर हुई थी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसकी किसकी अध्यक्षता में हुई थी, प्रश्न नंबर 33 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे महाराजा यादवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में यहाँ पे कौन सी समिति, तदर्थ जांच समिति का स्थापना की गई थी। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे महाराजा यादवेंद्र सिंह। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34। क्लास को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहे दोस्तों। प्रश्न नंबर 34 रहेगा, वैदिक काल की समय अवधि क्या है। दोस्तों यहाँ पे वैदिक काल है, उसकी समय पीरियड या टाइम पीरियड पूछा गया है, वो क्या रहने वाला है, ये अपने यहाँ पे बताना है। चलो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 34 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ये वैदिक काल का टाइम पीरियड रहेगा। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 35, निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता काल का नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सा प्रमाण ऐसा है जो सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित नहीं है। यहाँ पे दोस्तों नहीं है पूछा गया है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता काल में कौन कौन से प्रमाण अपने को मिलते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। लेकिन इनमें से एक प्रमाण है जो सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित नहीं है। तो नृत्य की कांस्य प्रतिमा, यहाँ पे नृत्य की कांस्य प्रतिमा ये सिंधु घाटी सभ्यता काल में मिलती है। साथ में पासे का खेल भी मिलता है, स्नानागार जिसे अपन स्विमिंग पूल जैसे प्रमाण मिलते हैं, ये भी मिलता है। तो यहाँ पे योग की कलाकृति नहीं मिलती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 35 के आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ योग की कलाकृति सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित प्रमाण नहीं है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों, भारतीय जिम्नेजियम आंदोलन का पितामह किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे भारतीय जिम्नेजियम आंदोलन का जो पितामह है वो किसे कहा जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 36 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है भारतीय जिम्नेजियम का पिता है वो गुरु समर्थ रामदास को माना जाता है, यानी गुरु समर्थ रामदास को भारतीय जिम्नेजियम आंदोलन का पिता कहा जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, उसको मैं यहाँ पे ठीक कर लेता हूँ एक बार। चलिए प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर अपने को यहाँ पे मिल चुका है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 37 रहेगा। प्रश्न नंबर 37, राजकुमारी अमृत कौर किस खेल की खिलाड़ी थी, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न पहले भी 1-2 प्रश्न उत्तरी में यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौन से खेल की यहाँ पे खिलाड़ी थी राजकुमारी अमृत कौर, जिसकी अमृत कौर जो 1953 में अमृत कौर कोचिंग स्कीम भी शुरुआत हुई थी और स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी थी, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 37 से आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है
टेनिस की प्लेयर थी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 38 रहेगा दोस्तों अपना, तदर्थ जांच समिति का गठन किस एशियाई खेल में भारत के खराब प्रदर्शन के कारण हुआ है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तदर्थ जांच समिति का गठन किया गया था, वो किसके कारण किया गया था, तो वो कौन सा एशियाई खेल है जिसमें भारत के खराब प्रदर्शन के कारण इसका गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 38 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1958। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे 1958 के टोक्यो एशियाई खेलों के लिए भारत का खराब प्रदर्शन होने के कारण तदर्थ जांच समिति की स्थापना 1958-59 में की गई थी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 39 रहेगा दोस्तों यहाँ पे राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थापना 1958 में हुई के संरक्षक कौन थे। दोस्तों यहाँ पे राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थापना 1958 में हुई है, इसके संरक्षक कौन होते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। इसी के साथ में दोस्तों मैं आपको करेक्शन के तौर पे जरूर बता दूँ, जो 1958 है कई ऑफिशियल वेबसाइट में इसका आंसर गलत मिलता है, तो ये 1957 में भी मिलता है, लेकिन 1957 का एक नियम था, उसी के आधार पर 1957 के नियम के आधार पर 1958 में स्थापना की गई थी, तो दोनों ही आंसर सही माने जाते हैं। 1957 भी ऑफिशियल वेबसाइट देखते हैं तो 1957 आता है, और वैसे इसकी स्थापना 58 भी मानी जाती है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों ही इस ऑप्शन में नहीं आते, और अगर दोनों आते हैं तो 1957 इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 39 सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है, इसकी जो संरक्षक होता है वो इस राज्यपाल होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 39 का राज्यपाल, वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है, तो वो कृष्णा पूनिया है, और इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो वो जयपुर में इसका मुख्यालय है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 40 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 40, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों यहाँ पे राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। कल की प्रश्नोत्तरी में मैंने यहाँ पे इसको कराया भी था, आपको ध्यान हो तो प्रश्न राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो प्रश्न नंबर यहाँ पे रहने वाला है 40 और सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे वीजी कानेटकर है, वो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का प्रथम अध्यक्ष है, और वर्तमान अध्यक्ष पूछे जाए तो मैंने बता भी दिया है, वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा पूनिया है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों यहाँ पे, इलियड और ओडिसी काव्य कौन से काल से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे इलियड और ओडिसी जो महाकाव्य है वो कौन से काल से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो पूर्व एथेंस, उत्तर एथेंस, होमर काल या फिर स्पार्टा काल। प्रश्न नंबर 41 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे होमर काल से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इलियड और ओडिसी ये होमर काल से संबंधित है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 देखिए दोस्तों, और एक दो बार रिपीट किया गया प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन ये मैन ऑफ एक्शन कौन से काल से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे मैन ऑफ एक्शन है वो कौन से काल से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। इसी के साथ में दोस्तों मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम, दोस्तों यहाँ पे दो शब्द आते हैं, मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम। तो मैं दोनों शब्दों को देखा जाए तो ये होमर काल से संबंधित रहेंगे, लेकिन मैन ऑफ एक्शन शब्द है वो यहाँ पे किससे संबंधित रहेगा दोस्तों, तो वो यहाँ पे स्पार्टा से संबंधित रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 42 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्पार्टा से संबंधित, जो कि सैनिक क्रियाओं से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 देखे दोस्तों यहाँ पे, एथेंस में धर्म का तात्पर्य क्या था। दोस्तों जो एथेंस है उसमें धर्म को किस आधार पर माना जाता था, ये अपने को यहाँ पे बताना है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करते रहे दोस्तों। यहाँ पे एथेंस में जो धर्म का तात्पर्य था वो क्या था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 43 सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे देवताओं के प्रति श्रद्धा करना, ये एथेंस के अंदर धर्म का अर्थ माना जाता था या तात्पर्य होता था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 देखे दोस्तों यहाँ पे, एथेंस में शिक्षा का आदर्श किसका विकास करना था। दोस्तों पे एथेंस में है जो शिक्षा का आदर्श है वो किसका विकास करना था, यानी शिक्षा किस लिए दी जाती थी, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो शारीरिक, मानसिक सौंदर्य या फिर उपरोक्त सभी।
प्रश्न नंबर 44 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यानी उपरोक्त सभी के लिए यहाँ पे एथेंस में शिक्षा दी जाती थी और इसका ये आदर्श होता था कि शारीरिक, मानसिक और सौंदर्य ये तीनों ही रूप से परिपूर्ण हो जाए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों, यहाँ पे मड बाथ कहाँ लोकप्रिय था जिसे केरोमा कहा जाता था। दोस्तों यहाँ पे मड बाथ यानी कीचड़ी स्नान है वो कहाँ लोकप्रिय था जिसे अपन केरोमा कहा कहते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों ये मैंने थोड़ी एक प्रश्न उत्तरी में इसमें इसका रोम आंसर बता भी दिया था, लेकिन इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ये रहने वाला है प्रश्न नंबर 45 का एथेंस, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो मड बाथ या कीचड़ी स्नान है वो एथेंस में रहेगा दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, कीचड़ी स्नान मड बाथ। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 देखिए दोस्तों, यहाँ पे ई फोर्स का संबंध किस काल से माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे ई फोर्स है इसका संबंध है वो किस काल से माना जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। एथेंस, रोम, होमर या फिर स्पार्टा। प्रश्न नंबर 46 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ई फोर्स है वो स्पार्टा से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों, यहाँ पे पर हेनरिक लीग किसके शारीरिक व्यायाम सिद्धांत से प्रभावित था। दोस्तों यहाँ पे पर हेनरिक लीग स्वीडन में जो जिम्नास्टिक का जनक है वो पर हेनरिक लीग होता है, लेकिन जो ये किसके शारीरिक व्यायाम के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ था, ये अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों स्वीडन में जिम्नास्टिक जनक कौन है, तो स्वीडन में जिम्नास्टिक जनक पर हेनरिक लीग है, लेकिन ये शारीरिक व्यायाम किसके सिद्धांतों से प्रभावित होकर बनाए थे। प्रश्न नंबर 47 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों, यहाँ पे पेस्टोलॉजी से प्रभावित होकर इसने जिम्नास्टिक का आविष्कार किया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 48 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, जनरल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दोस्तों यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक है वो किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 48 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक है वो पर हेनरिक लीग या जिम्नास्टिक के पितामह है उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक रहेगी दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी जिम्नास्टिक के पितामह है वो गर्ट्समथ है, लेकिन स्वीडन में जिम्नास्टिक का जनक है वो यहाँ पे पर हेनरिक लीग रहेगा। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक पर हेनरिक लीग की पुस्तक है। नेक्स्ट और अगर आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न नंबर 49 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 49 क्योंकि यहाँ पे 100% नहीं कर पाएंगे किसी कारणवश दोस्तों, तो माफ़ी चाहता हूँ यहाँ कि अपन यहाँ पे 50 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी कल की प्रश्नोत्तरी में अपन सेलेक्ट कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर 49 देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से लोक विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई। दोस्तों यहाँ पे लोक विद्यालय जिसे अपन फोक स्कूल के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कहाँ हुई है अपने को यहाँ पे बताना है। लोक विद्यालय जिसे अपन फोक स्कूल के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 49 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे डेनमार्क के अंदर फोक विद्यालय की स्थापना की गई है, इस सही आंसर रहेगा दोस्तों डेनमार्क। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 50 देखे दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 50 देखे दोस्तों, खेल मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी। दोस्तों यहाँ पे खेल मनोविज्ञान स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में जो प्रथम प्रयोगशाला है वो किसने स्थापित की, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 50 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है खेल मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है वो कार्ल डाइम। दोस्तों सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कार्ल डाइम, ये इसका सही आंसर रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज की प्रश्न मैंने 50 प्रश्नों को एनालिसिस किया है, बाकी प्रश्नों का कल करते हैं। किसी कारणवश मैं बाकी आगे की क्लास नहीं ले पाऊंगा, इसलिए मैं वापस आता हूँ। तो क्लास पसंद आई तो ज़रूर क्लास को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कितना स्कोर आप अचीव कर पाए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। क्लास अच्छी लगी तो क्लास के बारे में आप अपने सुझाव भी लास्ट में ज़रूर दें। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।